नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और उसी सिद्धांत को अपन आगे बढ़ाते हैं। कल अपन देखा था उसके सामान्य जानकारी की इस प्रारंभ में जो स्थलखंड पेंजिया था उसके चारों ओर जो अथाह जलराशि थी वो पेंथालासा कहलाती थी। तो उसमें अंगारा, उसके दो भाग हुए, अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है। तो उनसे कौन कौन से स्थलखंड बने थे, तो आज इसका अगला पार्ट देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय ने दिया था, यह कल आपने देख ही लिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया, वह 1915 व 1920 में संशोधन प्रस्तुत किया। ये अपन ने कल देख लिया। आज देखते हैं अपन, आज के वीडियो में अगला टॉपिक देखते हैं कि जो इनका विघटन हुआ और फिर ये इनमें जो प्रवाह हुआ, तो प्रवाह की दिशा कौन सी थी। तो वेगनर ने प्रवाह की दो दिशा बताई। एक तो बताई उसने पश्चिम की ओर, और दूसरी बताई भूमध्य रेखा की ओर। अब इसमें दो तरह के बल, अब ये जो प्रवाह हुआ महाद्वीपों में, तो इसमें पश्चिम की ओर प्रवाह तो कैसे हुआ, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह कैसे हुआ। तो इसके लिए भी दो बल उत्तरदायी बताए उसने। उत्तरदायी बल, तो ये जो पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ उसके लिए उसने जो उत्तरदायी बल बताया वो सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल। सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है इसको उत्तरदायी बताया कि इस कारण से महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ। ठीक है, और ये प्रमाण भी मिला है कि जो महाद्वीप जो है वो पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। जैसे ग्रीनलैंड के बारे में, कई द्वीपों के बारे में जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गति जो है कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। जैसे 5-2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, लेकिन उसका असर यदि अपन लंबे समय के अंतराल के बाद देखें तो नजरावर से आता है। तो इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा था पश्चिम की ओर गति करने के लिए, उसने किसको माना, सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल। प्रश्न पूछते हैं तो अपन पढ़ तो लेते हैं कि ज्वारीय बल उत्तरदायी था और दूसरा जो था वो उत्प्लावन बल उत्तरदायी था, गुरुत्व बल उत्तरदायी था। लेकिन वो किसके लिए कौन सा माना, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो इस खिसकाव के लिए इसको, यानी पश्चिम की ओर जो गति थी उसके लिए सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल उसको उत्तरदायी माना, और जो भूमध्य रेखा की ओर था उसके लिए उत्प्लावन बल वह गुरुत्व बल। उत्प्लावन बल वह गुरुत्व बल, इनको उन्होंने स्वीकार किया। उत्प्लावन बल यानी जो सियाल जो है सीमा पर तैर रही थी, तो किसी जल के अंदर किसी पदार्थ को यदि अपन डुबोते हैं, किसी वस्तु को अपन डुबोते हैं, तो उसके ऊपर अंदर से, उस जल से अंदर से एक बल लगता है जो उसको अंदर डूबने नहीं देता, अर्थात तो उसको ऊपर की ओर धकेलता है, तो वो उत्प्लावन बल कहलाता है। तो उस बल के कारण भी इनका जल के अंदर है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकाव हुआ। तो किस ओर, भूमध्य रेखा की ओर जो खिसकाव हुआ वो इस बल के कारण हुआ, उत्प्लावन बल और गुरुत्व बल के कारण। और पश्चिम दिशा की ओर जो है वो सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण इनका खिसकाव होता है। ये दो बल इसके लिए उत्तरदायी थे, दो दिशाओं में इनका संचलन हुआ। अब इसके पक्ष में तर्क, अब बात आती है कि ये जो सिद्धांत है ये वास्तव में सही कितना है, क्या कैसे मान ले इसकी कि ये सही है। तो पहला है कि अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका का कौन सा तट हो गया, पश्चिमी तट, इसका पश्चिमी और इसका पूर्वी तटों में साम्यता,
अब इसमें साम्यता का मतलब ये हुआ, इस तरह के पीछे ये उदाहरण दिया उसने, जैसे इस प्रकार से अपन देखते हैं, ये अपना दक्षिणी अमेरिका है और इस प्रकार से हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका है तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें इस तट को इस तट से यदि अपन मिलाएं तो इसका ये जो खांच है, ये जो बाहर वो निकला हुआ भाग है, इस खांच में फिट हो जाता है। तो इन दोनों को देखने से इसको नाम दिया जिगसा फिट। क्या नाम दिया इसको वैज्ञानिक ने? जिगसा फिट, कि ये जैसा है वैसा का वैसा इसमें फिट हो जाता है। तो इसको यदि अपन देखें तो पता चलता है कि वास्तव में ये पिंड कभी जुड़े हुए थे आपस में, यानी एक ही स्थलखंड के टुकड़े हो गए और टुकड़े होने से अलग होने से इनका प्रवाह हुआ और ये अलग अलग महाद्वीपों के रूप में हमारे सामने आ गई। तो ये इसको साम्यता को उसने नाम दिया जिगसा फिट, ठीक है ना। तो जैसा है वैसा का वैसा ये इसमें फिट हो जाता है। तो ये पहली साम्यता उसके पक्ष में तर्क थी कि तटों में साम्यता देखी गई। दूसरा जो तर्क था वो है यहां की चट्टानों में साम्यता। चट्टानों में साम्यता अर्थात इसमें क्या देखा गया कि जो इसका ये पूर्वी तट है इसमें और इसका जो पश्चिमी तट है, दोनों में यदि आकलन किया गया, चट्टानों की आयु के बारे में, चट्टानों के प्रकृति के बारे में देखा गया, यहाँ पाए जाने वाले जो तत्व है उनके बारे में देखा गया, तो पाया गया कि ये दोनों एक ही प्रकार के चट्टानों से बने हुए स्थलखंड है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि चट्टानों में साम्यता पाई गई। तीसरा प्रमुख जो पक्ष में तर्क है वो यह है कि प्लेसर निक्षेप, अर्थात यहाँ जो इस भाग में जो स्वर्ण के अवशेष पाए जाते हैं, इस भाग में भी देखे गए, इस तट पर भी स्वर्ण की शिराओं के अवशेष पाए जाते हैं। तो खनिजों में साम्यता आ गई, ठीक है ना। तो खनिज प्लेसर निक्षेप, यहाँ पाए जाने वाले जो खनिज तत्व है उनके निक्षेप भी एक समान देखे गए, ठीक है। तो जो अयस्क देखा गया दोनों जगह लगभग समान देखा गया। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रारंभ में यह एक ही भाग के पिंड रहे होंगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि साहित्य विज्ञान के अनुसार ये समझ पाए अपन कि ये पहले एक स्थलखंड है, इसलिए समान चीजें पाई जाती है। चौथा बिंदु था टीलाइट चट्टानें। टीलाइट चट्टानें, टीलाइट का मतलब होता है कौन सी चट्टान होती है? ये औषधि चट्टान होती है और किससे बनती है? हिमानियों से, हिमानी निक्षेप से बनती है। अब देखिए बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग के बाद में संपूर्ण के संपूर्ण जो दक्षिण ध्रुव है, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ हिम आवरण आया था। और हिम कब से? कार्बोनिफेरस युग के बाद में। तो जैसे इसका व्यंजय का विघटन हुआ उसके बाद में यहाँ हिम आवरण आया, और वो हिम आवरण जो आया संपूर्ण का स्थलखंड दक्षिणी ध्रुव का था। इसमें पूरे के पूरे भाग पर भी बर्फ जमा हो गई, यानी हिम आवरण हो गया, बर्फ से ढक गया। तो जब अपन ने ज्ञात किया तो ये जो प्लेसर निक्षेप है, यानी औषधि चट्टानें जो है, जो हिमानी के निक्षेप से बनी है, ये दक्षिणी अमेरिका में भी देखी गई, अफ्रीका में भी देखी गई, ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई, जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी देखी गई, और प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें भी देखी गई। तो यहाँ सब जगह इस तरह के प्लेसर निक्षेप नजर आए, ठीक है, टीलाइट चट्टानें नजर आई, तो पता चला वास्तव में ये एक ही स्थलखंड के टुकड़े रहे होंगे। ये वैज्ञानिक ने पक्ष में तर्क दिए, उसने बताया कि वास्तव में जो कह रहा हूं वो कुछ सत्य बातें हैं। पांचवां पक्ष में प्रमाणित क्या दिया? लेमिंग प्रजाति के जीव, लेमिंग प्रजाति के जीवों का पश्चिम की ओर गति करना, पश्चिम की ओर गति। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेमिंग प्रजाति के जीव थे वो पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। इससे पहले अगला बिंदु बता देता हूं, वनस्पतियों में साम्यता, अर्थात ये देखा गया कि जो
अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक बीच में महासागर है, तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इस दोनों ओर की जब वनस्पतियों की चेक किया गया, जांच की गई, तो पाया गया कि उनका कालक्रम है, उनकी प्रकृति है, वो उसमें समानता पाई गई। तो हम कह सकते हैं ये कि इसमें वनस्पतियों की दोनों तत्वों पर साम्यता यह दर्शाती है कि प्रारंभिक समय में ये सारे के सारे स्थलखंड एक ही पिंड के टुकड़े रहे होंगे। ठीक है ना। अब बताता हूँ लेमिंग प्रजाति के बारे में। लेमिंग प्रजाति के जीव जो है उसके बारे में, ये अपना ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, और इसके पास में ये उत्तरी अमेरिका, और ये जो भाग है ये यूरोप, ये भूमध्य सागर। ठीक है ना। और इस प्रकार से ये अपना अफ्रीका, अब देखिए इसमें ये जो भाग है, यहां इस भाग को यहां जैसे कि ग्रीनलैंड, ये अपना डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, और स्वीडन, डेनमार्क के, और एक यहाँ पे है स्वीडन, डेनमार्क, देखो नाम भूल गया मैं, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, 3 राष्ट्र, इनको मिला करके स्कैंडिनेविया कहा जाता है। क्या कहते हैं इस पिंड को? तीनों के स्थलखंड को स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इस स्कैंडिनेविया, इस भाग में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है, इस भाग में एक जीवों की प्रजाति रहती है। यहां ठंडे प्रदेश में जीवों की प्रजाति रहती है, उसका नाम है लेमिंग। ये जो लेमिंग प्रजाति के जीव है वो आज भी इस प्रदेश से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, अर्थात ये पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं। इसका मतलब पश्चिम की ओर दौड़ते हैं, बीच में ये आ गया अपना अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आ गया अपना अटलांटिक महासागर। तो ये पश्चिम की ओर गति करके और अटलांटिक महासागर में यहां आकर के महासागर में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो इन लेमिंग प्रजाति के जीवों का पश्चिम की ओर गति करना, किस ओर गति करना? पश्चिम की ओर गति करना। ये पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, तो इनका पश्चिम की ओर गति करना यह दर्शाता है वेगनर के अनुसार कि प्रारंभ में ये स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये आपस में जुड़े हुए थे, बीच में अटलांटिक महासागर नहीं था। तब ये जीव जो है यहाँ से पश्चिम की ओर एक ऋतु विशेष में जाया करते थे। जैसे कि आज भी ऋतु प्रवास करते हैं कई पक्षी, पशु पक्षी जो है वो अपने एक स्थान को छोड़ते हैं, जैसे कि अंडे देने के लिए या शीतकाल को काटने के लिए आते हैं। जैसे अपने राजस्थान में जो सारस आता है, साइबेरियन क्रेन आता है, और शीतकाल में यहाँ पहुँचता है अंडे देने के लिए, और ग्रीष्म काल में पुनः साइबेरिया लौट जाता है। तो ये गति करते होंगे, और वही प्रवृत्ति आज इन जीवों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे समुद्र में ये गिर करके खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रवृत्ति के पीछे तर्क यही दिया उन्होंने कि प्रारंभ में ये स्थलखंड एक रहे होंगे। इस प्रकार से ये जो स्थलखंड है, तटों में साम्यता, चट्टानों में साम्यता, प्लेसर निक्षेप, टिलाइट चट्टानें, लेमिंग प्रजाति और वनस्पतियों में साम्यता यह दर्शाती है कि प्रारंभिक समय में सारे के सारे जो स्थलखंड है, सारे के सारे जो महाद्वीप है, वो एक ही रहे होंगे। यानी इन सब के बारे में जब पता लगाया गया तो ये पाया गया कि ये सारे के सारे एक ही स्थलखंड के टुकड़े रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये इसके पक्ष में प्रमाण थे। अब कईयों ने आलोचना भी कर दी इसकी, वेगनर की कईयों ने आलोचना कर दी और कह दिया कि जो जिग्सा फिट वाली बात इन्होंने कही है, इसमें जो जिग्सा फिट वाली बात कही कि अफ्रीका में ये, दक्षिणी अमेरिका वैसा वैसा ये फिट होता है, अपन ने इसको फिट किया था, तो ये जो जिग्सा फिट वाली बात है इसको स्वीकार नहीं करते।
कि आज यदि अपन तटों को मिलाएं तो वे वैसे के वैसे फिट नहीं होते। तो वेगनर ने इसके आलोचना के जवाब में ये बताया था कि वाह, कालांतर में चल करके जो जलीय क्षेत्र था उसके कारण तटों का घर्षण हो गया, और घर्षण होने से इसमें सेम कंडीशन नहीं रही, तो जिग्सा फिट को स्वीकार नहीं करते। एक तो आलोचना यहाँ करते हैं, नहीं करते, ठीक है। दूसरा जो आलोचना का प्रमुख कारण रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए एक तो पश्चिम की ओर गति बता दी वेगनर ने, पश्चिम की ओर गति, ठीक है, और दूसरी गति भूमध्य रेखा की ओर बता दी, भूमध्य रेखा की ओर गति। ये दो बिंदु उसने दिए, दो विरोधाभासी, अर्थात पश्चिम की ओर भी गति जा रहा है और भूमध्य रेखा की ओर ये गति कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसमें विरोधाभास नजर आया विद्वानों को कि ये विरोधाभास की बात है, ठीक है ना। इसकी गति इधर जा रही है तो वापिस इधर कैसे आई हुई होगी। और पश्चिम की ओर गति करने के पीछे उसने तर्क दिया कि इसको शुद्ध करने के लिए, पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, इसको शुद्ध करने के लिए वेगनर ने यह तर्क दिया कि जितने भी बड़े बड़े पर्वतीय क्षेत्र है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है, ठीक है ना। रॉकी हो चाहे एंडीज पर्वत हो, ये महाद्वीपों के, जैसे एटलस हो चाहे आल्प्स हो, इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं ये पर्वत श्रेणियाँ। तो ये पश्चिम की ओर उन्होंने गति की होगी और इनके सामने टकराव रहा होगा, और उसके कारण, संपीड़न के कारण इनकी उत्पत्ति वलित पर्वतों की हुई होगी। तो ये भी इन्होंने इस बात का खंडन किया कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल पश्चिम की ओर गति की, तो इसके कारण ये इन्होंने तर्क भी दिया। और आलोचक ये मानते हैं कि जो आज इन्होंने स्वीकार की है कि इनका जो पश्चिम की ओर जो खिसकाव हुआ है वो सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण है। और ज्वारीय बल जो है, वो जो ज्वारीय बल अब लग रहा है, अब जो ज्वारीय बल लग रहा है उसका अंकन यदि अपन करें तो उस ज्वारीय बल से इन महाद्वीपों का खिसकाव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यदि वो कह रहे हैं आलोचक कि यदि इस बल से कहीं 10 लाख गुना, इस बल से कहीं 10 लाख गुना यदि ज्वारीय बल अधिक लगा होगा तब जाकर के इनका खिसकाव रहा होगा। तो वर्तमान में जो बल लग रहा है उससे कहीं न ज़्यादा बल है सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल कहाँ से लगा होगा, क्योंकि वो तो जैसे सूर्य है, सूर्य तो उसी पोजीशन में जो पहले था, तो उसके टुकड़े तो बाद में नहीं हुए। पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति में जब उसका विघटन हुआ और उससे ग्रह अलग हो गए, जो शिगार प्रवृत्ति है उसके माध्यम से जो शिगार निकला था, तो उस समय उसका विघटन हो, मान लेते हैं हो गया होगा, लेकिन बाकी थोड़ी ना हुआ। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ज्वारीय बल उतना उत्तरदायी नहीं है। तो ये आलोचक जो है जिग्सा फिट, पश्चिम की ओर गति करना और ज्वारीय बल, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जो भी हो, वेगनर ने यह साबित कर दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने, महान विद्वान थे और जलवायुवेता भी थे, भूगर्भ शास्त्री भी थे, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण पृथ्वी जो है उस पर पाए जाने वाले जो महाद्वीप है वो कहीं न कहीं किसी न किसी समय आपस में एक स्थलखंड के रूप में जुड़े हुए थे, और उसके चारों ओर जो अथाह जलराशि थी वो पेंथालासा के रूप में थी। और एक बहुत ही बड़ा सहयोग मिला है आगे के सिद्धांतों में, जैसे आगे आएगा आर्थर होम्स का 7 धारा सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत मॉर्गन मैकेंजी है उनका पढ़ेंगे, पार्कर महोदय का, तो उन्होंने बड़ा सहयोग लिया है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि वेगनर महान ने बहुत ही अच्छा और नेक कार्य करके इस क्षेत्र में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया है। तो आगे अगले वीडियो के लिए नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके। बहुत बहुत